Hello student, today I am going to explain you the remaining part of acid, bases and salts. General properties of bases. First one, taste is a bitter. इनका जो टेस्ट होता है bitter होता है मतलब कड़वा होता है. स्लीपरी और सोपी टच, जब इसको टच करेंगे हाथ लगाएंगे तो स्लीपरी होते हैं, चिकने होते हैं. एक्शन ऑन लिटमस पेपर, जब बेसिस के अंदर लिटमस पेपर को डीप किया जाता है तो उसमें क्या चेंजेस हो जाते हैं. दे टर्न रेड लिटमस ब्लू. जो रेड कलर का लिटमस पेपर है उसको डीप किया जाता है सोल्यूशन के अंदर तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वो बेस होगा. एक्शन ऑन फिनोप्थेलिन, दे टर्न फिनोप्थेलिन सॉल्यूशन पिंक. ये जो फिनोप्थेलिन का जो सॉल्यूशन होता है उसके कलर को चेंज करके पिंक कर देते हैं. नेक्स्ट वन, कोरोसिव नेचर. सम बेसिस लाइक द कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा प्रोड्यूस अ बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन. जब स्किन के ऊपर कास्टिक सोडा या पोटेशियम हाइड्रोक्सी या कास्टिक पोटास जब गिरता है तो स्किन के ऊपर जलन महसूस होती है, मतलब जो बेसेस होते हैं उनका कोरोसिव नेचर होता है. नेक्स्ट वन, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लाइक एसिड द सॉल्यूशन ऑफ बेसिस इन वाटर आल्सो कंडक्टेड इलेक्ट्रिसिटी. जिस तरह एसिड के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है उसी तरह से बेसिस का जो एक्वस सॉल्यूशन है उसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है. रिएक्शन विथ एसिड, जब एसिड के साथ ये रिएक्ट करते हैं मतलब एसिड की रिएक्ट बेस से करवाते हैं तो उस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं. और क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा. तो इस रिएक्शन में आप देखें कि एक बेस है 2NaOH, इसकी रिएक्शन करवाएंगे एसिड के साथ H2SO4 के साथ. मतलब जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा. तो जो सॉल्ट बन रहा है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और साथ में क्या एसेसरी प्रोडक्ट फॉर्म होगा वाटर. तो इस प्रोसेस को कहेंगे न्यूट्रलाइजेशन. नेक्स्ट वन, रिएक्शन विथ मेटल. तो जब बेसेस की रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हैं तो क्या होता है, उसी तरह से जिस तरह से एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ करवाते हैं तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है. तो यहाँ पर भी जब एसिड की रिएक्शन बेस की रिएक्शन मेटल के साथ करवाएंगे तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी. रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड. अब बेस की रिएक्शन नॉन मेटल ऑक्साइड से करवाते हैं, जैसे CO2, SO2, SO3, P2O5. ये सभी क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड है. तो बेस नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वही सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा, मतलब न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करता है. तो यहाँ पर बेस के फॉर्म ने आपने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया है जिसको लाइम वाटर कहते हैं. इसकी रिएक्शन करवाएंगे नॉन मेटल ऑक्साइड CO2 के साथ जिसको कार्बन डाइऑक्साइड कहेंगे. अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस की तरह बिहेव करेगा. जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट फॉर्म होगा, इस सॉल्ट को कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट. और साथ में एसेसरी प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या निकलेगा, वाटर निकलेगा. मतलब ये प्रोसेस कौन सी है, न्यूट्रलाइजेशन है. Definition of base. A base is a substance which when dissolved in water, जब किसी बेस को वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जाता है, घोला जाता है, तो वो OH आयन, नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करता है. तो ऐसे सॉल्यूशन, ऐसे सब्सटेंस जिनको वाटर में डिजॉल्व करने पर OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं तो उन सभी सब्सटेंस को बेस कहते हैं. और ये जो डेफिनेशन दी थी आर्हेनियस नामक साइंटिस्ट ने दी थी. Note that the compound C2H5OH, ethyl alcohol, ethyl alcohol के अंदर भी OH ग्रुप होता है, but does not ionize in the aqueous solution. जब वाटर के अंदर एथाइल एल्कोहल को डिसॉल्व किया जाता है तो वो वाटर के अंदर OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस नहीं करते. इसके कारण जो C2H5OH होता है उसको बेस नहीं माना गया है. नेक्स्ट वन, डिफरेंस बिटवीन अ बेस एंड एल्कली. एल्कली और बेस में क्या डिफरेंस है, वी हैव डिस्कस अबाउट दैट ऑल मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेस. जैसा कि हम पहले जान चुके हैं कि जितने भी मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेस होते हैं. आल्सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर.
इसके अलावा हम यह भी देख चुके हैं कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर भी बेसिक होता है। हेंस वी कंक्लूड दैट द बेसेस आर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल्स, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो मेटल्स के ऑक्साइड तथा हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसेस होते हैं। बिसाइड दिस वी हैव अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा हमारे पास अमोनियम हाइड्रोक्साइड है विच इज थ्रू नॉट हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल, जो कि मेटल का हाइड्रोक्साइड नहीं होता है, येट इट इज अ बेस, जबकि यह बेस है, बिकॉज लाइक अदर बेसेस, जबकि अन्य बेसेस के समान यह भी बेस है। इट रिएक्ट विद द एसिड टू फॉर्म सॉल्ट इन वाटर, क्योंकि यह भी अन्य बेसिस की तुलना अन्य बेसिस के समान जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करता है और प्रोडक्ट के फॉर्म में एक सॉल्ट बनेगा और एक वाटर फॉर्म होगा। जो सॉल्ट बनेगा वो अमोनियम क्लोराइड होगा और साथ में जो निकलेगा वो वाटर निकलेगा। द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयन, ऐसे बेसिस जो वाटर के अंदर जब डिजॉल्व होकर हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं उनको एल्कलीज कहते हैं। दस ऑल एल्कलीज आर बेसेस, जितने भी एल्कलीज होते हैं वो बेसेस होते हैं, लेकिन जितने भी बेसेस होते हैं वो सभी एल्कलीज नहीं होते। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, अब देखेंगे कि एसिड और बेसिस की क्या स्ट्रेंथ होती है। पहले देखेंगे स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स। एज डिफाइंड अर्लियर, पहले की जैसे डेफिनेशन दे चुके हैं, एन एसिड इज अ सब्सटेंस विच व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। तो एसिड क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनको वाटर में जब डिजॉल्व किया जाता है तो वो कौन से आयंस प्रोड्यूस करते हैं? H+ आयंस प्रोड्यूस करते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर जितना ज़्यादा H+ आयंस का अमाउंट होगा वो एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, इन तीनों को जब वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो ये कंप्लीटली आयंस में डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसोशिएट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट दे गिव द लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन, और रिजल्ट में क्या देते हैं? बहुत अधिक अमाउंट में H+ आयन को सॉल्यूशन के अंदर प्रोड्यूस करते हैं। सच एसिड इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड, इसी कारण इन एसिड्स को स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। देयर डिसोसिएशन इज प्रेजेंटेड बाय द पुटिंग अ सिंगल एरो, और इनका जो डिसोसिएशन होता है इनको एक सिंगल एरो के द्वारा शो किया जाता है। अब यू कैन सी इन दिस इक्वेशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, HCl लिया है, इसको डिसॉल्व किया है वाटर के अंदर, और क्या फॉर्म हो रहा है? H+ हाइड्रोजन आयन साथ में क्लोराइड आयन। HNO3 को वाटर में जब डिसॉल्व कर रहा है तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है? H+ आयन तथा नाइट्रेट आयन। मतलब ये दोनों H+ आयन बहुत अधिक क्वांटिटी वाटर में प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस कारण ये दोनों कैसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। Sulfuric acid H2SO4 react with water and gives 2H+ ions and sulfate ion, मतलब ये 2H+ आयन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब वो HCl तथा HNO3 इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांग होगा। ऑन द अदर हैंड एसिड लाइक द एसिटिक एसिड, इसके अलावा देखेंगे दूसरी तरफ एसिटिक एसिड CH3COOH, फॉर्मिक एसिड HCOOH, कार्बोनिक एसिड H2CO3, phosphoric acid H3PO4, etc. When dissolved in water dissociate only partially in the solution, जब इन सभी एसिड्स को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो ये पूरी तरह आयोनाइज नहीं होते हैं, ये पार्शली आयोनाइज होते हैं। एज अ रिजल्ट द अमाउंट ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस इन स्मॉल, जिसके कारण जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर जो H+ आयन होता है उनका अमाउंट बहुत कम होता है। तो सच एसिड आर कॉल्ड वीक एसिड, इसलिए ऐसे इन एसिड्स को क्या कहेंगे? वीक एसिड्स कहेंगे। दियर डिसोसिएशन प्रेजेंटेड बाय पुटिंग अ डबल एरो, इस और जो वीक एसिड होते हैं इनका जो डिसोसिएशन होता है इनको डबल एरो के द्वारा शो किया जाता है। एग्जाम्पल में आप देखेंगे एसिटिक एसिड, इसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो क्या फॉर्म हो रहा है? एसिटेट आयन प्लस H+ आयन। तो यहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी में H+ आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड तथा फास्फोरिक एसिड और फॉर्मिक एसिड ये सभी कैसे हैं? वीक एसिड हैं, जबकि HCl, HNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड ये कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये बहुत अधिक क्वांटिटी में क्या प्रोड्यूस करते हैं? H+ आयन।
तो जो बहुत अधिक क्वांटिटी में वाटर के अंदर H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, और जो कम क्वांटिटी में H प्लस आयन प्रोड्यूस करेगा वाटर के अंदर वो वीक एसिड होगा। In acetic acid, only the hydrogen atom attached to oxygen atom is ionized. एसिटिक एसिड के अंदर वो हाइड्रोजन जो कि ऑक्सीजन के साथ अटैच है वो आयोनाइज हो जाती है, जबकि वो हाइड्रोजन जो कार्बन के साथ अटैच है आयोनाइज नहीं होती है। सिमिलरली इन फार्मिक एसिड, अब फार्मिक एसिड HCOOH में देखेंगे वही हाइड्रोजन एटम जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है वो आयोनाइज होगा, जबकि जो हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा है वो आयोनाइज नहीं होगा। मतलब कि एसिटिक एसिड तथा फॉर्मिक एसिड के अंदर जो आयोनाइजेशन हो रहा है वो पार्शियली हो रहा है। द नंबर ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड इज कॉल्ड बेसिडिटीज। जो हाइड्रोजन एटम्स जितने की आयोनाइज होते हैं वन मोल सॉल्यूशन के अंदर, तो उसको कहते हैं बेसिसिटी। Thus the HCl, HNO3, CH3, COOH, SCOOH are monobasic. इनकी बेसिसिटी कितनी है 1। H2SO4, H2CO3 are dibasic. इनकी बेसिसिटी कितनी है 2। While the H3PO4 is a tribasic. इनकी बेसिसिटी कितनी है 3। मतलब HCl, HNO3 तथा CH3, COOH जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो कितने H प्लस आयन प्रोड्यूस करते हैं 1, इसलिए इनकी बेसिसिटी कितनी होगी 1। जब वाटर में डिसॉल्व करेंगे H2SO4, H2CO3 को तो कितने हाइड्रोजन प्रोड्यूस होंगे 2, तो इनकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2। जबकि H3PO4 के अंदर जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो कितने H प्लस आयन प्रोड्यूस होते हैं 3, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी होगी 3। स्ट्रॉन्ग एंड वीक बेसिस, अब देखेंगे कि स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस क्या होते हैं। एज डिफाइंड अर्लियर, जैसा कि हम पहले ही बता चुके कि बेस क्या होते हैं। अब बेस इज अ सब्सटेंस विच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, ऐसे सब्सटेंस जिनको वाटर में जब डिसॉल्व किया जाता है और क्या प्रोड्यूस करते हैं OH नेगेटिव आयंस, तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे आपके बेस। तो वाटर के अंदर जितने OH आयन प्रोड्यूस होंगे वो सभी स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। तो जो ज़्यादा OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जो कम OH आयन प्रोड्यूस करेगा वो वीक बेस होगा। अब यहाँ देखेंगे रिएक्शन में NaOH, जब इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो कितने OH आयंस प्रोड्यूस कर रहा है 1। OH को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो कितने OH आयन प्रोड्यूस कर रहा है 1। As in the case of strong acid, their dissociation represented by the putting a single arrow. तो जब स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं इनको जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है और ये पार्शियली नहीं कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं और बहुत अधिक क्वांटिटी में OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं तो इनको स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। तो इस रिएक्शन में यहाँ पर रिएक्टेंट तथा प्रोडक्ट के बीच में एक सिंगल एरो है, तो सिंगल एरो क्या डिनोट करेगा कि ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। ऑन द अदर हैंड बेसिस लाइक अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरी तरफ देखें तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये पार्शियली डिसॉल्व होते हैं और क्या देते हैं हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो ये कम क्वांटिटी में OH आयंस प्रोड्यूस करते हैं, इसका कारण ये क्या होंगे वीक बेसिस होते हैं। तो जब वीक बेसिस को रिएक्शन में लिखा जाता है तो प्रोडक्ट तथा रिएक्टेंट के बीच में जो एरो बनेगा यहाँ पर वो कैसा बनेगा, रिवर्सिबल एरो होगा, मतलब डबल लाइन में होगा, 2 एरो होंगे। तो 2 एरो क्या शो करेगा वीक बेसिस को, सिंगल एरो क्या शो करेगा स्ट्रॉन्ग बेसिस को। द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस इन डिसोसिएशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस, बेस के 1 मॉलिक्यूल को जो वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो उससे कितने OH आयंस प्रोड्यूस होते हैं उसको उसकी एसिडिटी कहते हैं। जैसे NH4H, इसका 1 मोल का जो सॉल्यूशन
The number of hydroxide OH negative ion produced on dissociation of one molecule of the bases is called its acidity. जब बेस के वन मॉलिक्यूल को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, उसका डिसोसिएशन होने पर जितने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होते हैं वो उसकी एसिडिटी होती है। इसी तरह NH4H को जब वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो ये मोनो एसिडिक होंगे, केवल एक OH नेगेटिव आयन को प्रोड्यूस करेंगे तो इनकी एसिडिटी कितनी होगी 1। CaOH होल ट्वाइस, इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो कितने OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होंगे 2, तो इसकी एसिडिटी कितनी होगी 2। पीएच स्केल गिवन बाय द सोरेनसन। सोरेनसन क्या थे? एक डेनिश बायोकेमिस्ट था जिन्होंने पीएच स्केल को दिया था 1909 में। तो पीएच के अंदर पी जो डिनोट करता है पोटेंस को, स्ट्रेंथ को, पावर को, और एच डिनोट करेगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस को। मतलब किसी भी लिक्विड के अंदर कॉन्सेंट्रेशन देखा जाता है हाइड्रोजन आयंस का। तो अगर किसी लिक्विड के अंदर हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है मतलब उसका पीएच ज़्यादा है। अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है तो उसका पीएच क्या होगा? कम होगा। अब देखेंगे पीएच स्केल। इस पीएच स्केल में एसिडिक नेचर देखेंगे, न्यूट्रल देखेंगे और बेसिक नेचर देखेंगे। 0 to 6.9 तक जो होता है वो एसिडिक होता है, मतलब H+ आयन की क्वांटिटी यहाँ बहुत ज़्यादा आती है। तो जब किसी सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन ज़्यादा होंगे वो एसिडिक होगा, तो उसकी वैल्यू होगी 0 to 6.9। 7 के ऊपर न्यूट्रल होगा वो, ना तो H+ आयन ज़्यादा होंगे ना OH नेगेटिव आयन ज़्यादा होंगे, दोनों इक्वल क्वांटिटी में होंगे। तो जब H+ आयन तथा OH आयन दोनों इक्वल क्वांटिटी में होती है तो ऐसा सोल्यूशन आपका न्यूट्रल होता है। 7.1 to 14 इसके बीच में जो होता है सोल्यूशन वो होता है बेसिक। यहाँ OH नेगेटिव आयन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। तो 0 to 6.9 एसिडिक होगा, मतलब H+ आयन ज़्यादा। 7 पे न्यूट्रल होगा, मतलब H+ तथा OH नेगेटिव आयन दोनों इक्वल क्वांटिटी में। और 7.1 to 14 में वो होगा बेसिक नेचर का, मतलब OH नेगेटिव आयन की क्वांटिटी इंक्रीज होगी। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। अपने दैनिक जीवन में पीएच का क्या इंपॉर्टेंस है वो देखेंगे। आर प्लांट्स एंड एनिमल पीएच सेंसिटिव? जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं वो क्या पीएच सेंसिटिव होते हैं? आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज 7.0 to 7.8। अपनी जो बॉडी वर्क करती है कितने पीएच रेंज पे करती है? 7.0 to 7.8। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव करते हैं जब पीएच रेंज जो एक पर्टिकुलर नैरो रेंज में अगर चेंजेस होते हैं, अगर उससे ज़्यादा चेंज होंगे तो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। When the pH of rain water is less than 5.6, जब रेन वाटर का pH 5.6 होता है तो उसको एसिड रेन कहते हैं। जब ये एसिड रेन वाटर के अंदर मिक्स हो जाती है, मतलब रिवर का जो वाटर है उसमें मिक्स हो जाती है, तो रिवर का जो वाटर है उसका pH लेवल कम हो जाता है। और जब रिवर के वाटर का pH लेवल कम हो जाता है तो रिवर के वाटर के अंदर जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है या वो सरवाइव करने में अपने आप को डिफ़िकल्ट फील करते हैं। व्हाट इज़ द पीएच ऑफ सॉइल इन योर बैकयार्ड? जो घर का आंगन होता है उसकी जो मिट्टी होती है उसका पीएच क्या होता है? प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीक रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। किसी भी प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक पीएच की रिक्वायरमेंट होती है। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट। किसी भी प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए वहाँ की जो सॉइल होती है उसका पीएच देखना जरूरी होता है। यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड चेक द पीएच इन द मैनर डिस्क्राइब बिलो द एक्टिविटी। तो आप अलग अलग जगह की सॉइल को आप कलेक्ट करो और उसके पीएच को देखो एक एक्टिविटी टेबल के अकॉर्डिंग और फिर नोट डाउन करो। तो क्या वो सॉइल का जो पीएच होता है एक पर्टिकुलर प्लांट की ग्रोथ के लिए सुटेबल है या नहीं है। अगर वो सुटेबल नहीं है
वहाँ की जो सॉइल है या तो एसिडिक होगी या बेसिक होगी, तो उस कंडीशन में वहाँ की सॉइल को, उसके पीएच को मेंटेन किया जाता है। जब उसका पीएच मेंटेन होगा तभी वहाँ पर प्लांट की हेल्दी ग्रोथ होगी, अदरवाइज प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, अपने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें भी पीएच का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूस द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसा कि अपना स्टमक होता है उसके अंदर HCl प्रोड्यूस होता है, और ये जो HCl होता है डाइजेशन, फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन अपने स्टमक से को इस HCl से कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। ड्यूरिंग द डाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड। जब डाइजेशन की प्रोसेस होती है तो स्टमक के अंदर बहुत अधिक क्वांटिटी में एसिड प्रोड्यूस होता है। दिस कॉजेज द पेन एंड इरिटेशन। तो जब डाइजेशन की प्रोसेस है और बहुत अधिक लार्ज क्वांटिटी में जब एसिड प्रोड्यूस होगा तो उस कंडीशन में आपको स्टमक पेन होगा या मरोड़े आएंगे, जिसको इरिटेशन कहते हैं। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए पीपल यूज द कॉल्ड एंटासिड। इसी कारण जो स्टमक पेन होता है एसिड के कारण होता है, जिसको एसिडिटी कहते हैं, तो उसके लिए जो मेडिसिन ली जाती है उनको एंटासिड्स कहते हैं। जो एंटासिड्स होते हैं उसमें बेस होता है, और जैसे आपको पता है कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो जो बेस होता है वो एसिड के जो इफेक्ट को न्यूट्रल कर देता है। इस प्रोसेस को न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान वाटर तथा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और आपके पेट के अंदर जो एसिडिटी का पेन हो रहा था, जो मरोड़ें आ रही थी, वो धीरे धीरे क्योर होने लगती है। पीएच चेंज इज द कॉज ऑफ टूथ डिके। जो दांत सड़ जाते हैं उसमें पीएच का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन द 5.5। जब माउथ का पीएच 5.5 से कम होता है तो दांत सड़ने लगते हैं। जो टीथ होता है उसके ऊपर एक शाइनी लेयर होती है जिसको इनेमल कहते हैं, जो कि कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है और जो कि डिजॉल्व नहीं होती वाटर के अंदर। जब माउथ का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो ये एनिमल कोरोड होने लगती है, और माउथ के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और इस एसिड के द्वारा जो शुगर है और फूड के जो पार्टिकल है उनका डिग्रेडेशन होने लगता है। मतलब आप जब रात को खाना खाते हो उसके बाद आप ब्रश नहीं करते हो तो आपके जो फूड पार्टिकल्स होते हैं आपके दांतों के बीच की जो गैप होती है वहाँ पर फंसे रह जाते हैं, और ये एसिड उन फूड का शुगर का डिग्रेडेशन करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो इनेमल होता है धीरे धीरे डिकेइंग होने लगता है, नष्ट होने लगता है, जिससे दांत सड़ जाते हैं। इसके कारण जब भी आप खाना खाओ उसके बाद आपको ब्रश करना चाहिए, ताकि जो फूड पार्टिकल्स आपके टीथ के बीच के जो गैप में फंसे होते हैं वो आसानी से निकल जाएं, और डिकेइंग की जो प्रोसेस होती है वो ना हो, और आपके दांत डिके होने से बच जाए। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट थ्रू द केमिकल वारफेयर। कुछ एनिमल और प्लांट होते हैं अपने आप को बचाव करने के लिए कुछ केमिकल को सिक्रेट करते हैं। हैव यू एवर बीन स्टडी बाय हनी बी? क्या तुमने मधुमक्खी के डंक मारने को देखा है? बी स्टिंग द लीव्स एंड एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। जब मधुमक्खी डंक मारती है तो आपकी स्किन के ऊपर पेन और इरिटेशन होता है। अब जहाँ पर पेन और इरिटेशन हो रहा है वहाँ पर आप माइल्ड बेस, किसी भी बेस को लेकर, जैसे बेकिंग सोडा को लेकर उस डंक मारे हुए स्थान पर उसको रफ करते हैं तो आपको जो जलन और पेन हो रहा है उससे आपको रिलीफ मिलती है। उसी तरह स्टिंगिंग हेयर्स ऑफ नेटल लीव्स, नेटल्स लीव्स के ऊपर जो स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं वो जैसे ही आपसे कांटेक्ट में जाते हैं तो आपकी स्किन के ऊपर पेन तथा इरिटेशन होने लगता है, क्योंकि जो नेटल लीव्स होती है उनके स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं, वो जब आपकी स्किन को टच करते हैं तो इन हेयर से मेथेनोइक एसिड प्रोड्यूस होता है, और इसी एसिड के कारण आपकी स्किन में बर्निंग पेन होता है, जलन होती है। You can see in this table the sources of acids.
विनेगर से कौन सा एसिड मिलेगा, एसिटिक एसिड। ऑरेंज से साइट्रिक एसिड, टेमेरिंड से टार्ट्रिक एसिड, टोमेटो से ऑक्जेलिक एसिड। जो कर्ड होता है उससे लैक्टिक एसिड मिलता है, लेमन से साइट्रिक एसिड मिलता है। एंड स्टिंग, जब चींटी काटती है तो उसके डंक में मेथेनोइक एसिड होता है। जब मधुमक्खी बी काटती है तो उसमें भी मेथेनोइक एसिड्स होता है। नेटल स्टिंग जो होता है, प्लांट के जो हेयर्स होते हैं उसमें भी मेथेनोइक एसिड्स होते हैं।